मास कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो उसकी पहुंच बहुत बड़ी है. कम प्रिपेयर्ड. वंस यू कम प्रिपेयर्ड यू हैव अ चांस टू इम्प्रूव यू मोर एंड अलाउ यू टू एंटर इन द फील्ड विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस. मास कम्युनिकेशन थियरी ये जनरली वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कोल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर था तब ये मास कम्युनिकेशन थियरी बढ़ने लगी. क्रिएटिव आदमी हो. और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बात बताया, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी. नमस्ते दर्शकों, मैं हूं पूनम मंडलेचा. भारत गुरुज चैनल पर आपका स्वागत है. आज का पॉडकास्ट नो एवरीथिंग अबाउट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए हम बुला रहे हैं डॉक्टर केशव साठे सर इन्हें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे से. सर की जर्नी दूरदर्शन से लेकर ऑल इंडिया रेडियो से लेकर आज के डिजिटल मीडिया तक उन्होंने 40 वर्षों तक इस फील्ड में काम किया है. तो आइए स्वागत करते हैं आज डॉक्टर केशव साठे सर इनका. सर, आपका स्वागत है आज भारत गुरुज चैनल पर. नमस्ते. नमस्ते सर. आज का हमारा विषय है नो एवरीथिंग अबाउट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. ओके. आपको इस फील्ड में मीडिया एक्सपर्ट के नाम से भी जाना जाता है. तो आज हमें ये मौका मिला है कि आपसे हम कई बातें जानें मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बारे में. तो सबसे पहला बेसिक मेरा ये सवाल होगा कि मास कम्युनिकेशन क्या है? या मास कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट हमारे भारतवर्ष के लिए कंपैरेटिवली न्यू है. जैसे कि मैंने मेरा जर्नलिज्म 1980 में किया. सो आज से 44 इयर्स बैक. और उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल 70 के आसपास जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कोर्सेज शुरू हुए थे. तो समझो कि ये 50-55 साल हमारे यहाँ है. मास कम्युनिकेशन क्या है, सवाल का बहुत बड़ा जवाब है. फिर भी मैं नटशेल में इतना बता सकता हूँ कि जो बातें, जो संवाद हम एक से ज़्यादा लोगों से करते हैं वो मास कम्युनिकेशन है. यानी मासेस से, टू मासेस, सोसाइटी से करते हैं, लाखों लोगों से करते हैं और एक साथ करते हैं. जैसे कि रेडियो से होता है, टेलीविजन से होता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन से होता है, न्यूज़पेपर से होता है और आजकल सोशल मीडिया से भी होता है. तो एक से ज़्यादा लोगों के साथ संवाद करना, उनकी बातें जानना, उनसे रिएक्शन लेना, फीडबैक लेना और फिर उस पर काम करके फिर कम्युनिकेट करना. आई थिंक दिस इज द मास कम्युनिकेशन एंड दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जी सर, बहुत अच्छा लगा मास कम्युनिकेशन के बारे में ये जानकर. पर इसमें जब कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो इसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्योंकि जैसे कि मैं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में एचओडी करके काम कर रहा हूँ. इससे पहले भी कुछ इंस्टीट्यूट में मैंने हेड करके काम किया है. तो हमेशा ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता. हाँ, एग्जैक्टली. यानी उन्हें जनरल पता होता है कि ये अच्छा फील्ड है, या कैमरा के सामने आने को मिलता है, या फिल्म में भी काम करने का मौका मिलता है और एक पब्लिसिटी मिलती है. तो एक ग्लैमर के तौर पे बहुत सारे इस फील्ड को देखते हैं. हाँ. और इसमें देखने में कुछ बुरा नहीं है, जरूर देखना चाहिए. लेकिन ये फील्ड सिर्फ ग्लैमर नहीं है. हाँ, बेसिकली बच्चों को ये जानना चाहिए कि अगर मुझे मास कम्युनिकेशन में कुछ करना है तो मुझे पहले एक सेंसिटिव आदमी होने की जरूरत है. हाँ, तो मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट जैसे कि मैंने एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, कम्युनिकेशन थियरीज है, सोसाइटी एंड कम्युनिकेशन, जैसे लोगों का, कम्युनिटी का हर एक के साथ का रिश्ता, देश के साथ का रिश्ता, इंटरनेशनल संवाद, ये सारी चीजें, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें मास कम्युनिकेशन में आती है. मास कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो उसकी पहुंच बहुत बड़ी है. जैसे कि आप सिर्फ वृत्तपत्र में काम नहीं करेंगे,
आप इंटरनेशनल कम्युनिकेटर भी हो सकते हैं, बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वो शायद हम बाद में बोलेंगे। लेकिन मास कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट आपसे बहुत सारी डिमांड करता है, और वो डिमांड जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में क्या होता है कि आपको मेडिकल का ज्ञान और इंजीनियरिंग का ज्ञान किताबों से हो सकता है, डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ के हो सकता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में आने आने वाले हर स्टूडेंट को अपनी बुद्धि और अपना हार्ट, ये बहुत सारी चीजों से भरा हुआ होने की जरूरत है, तब भी वो they can jump in mass communication. So coming to mass communication, I always welcome all students, but come prepared. Once you come prepared, we have a chance to improve you more and allow you to enter in the field with grace and confidence, isn't it? Yes, but prepared means they should increase their reading. They should be aware about the current affairs. They हाँ, जैसे कि आपका सवाल ठीक है कि क्या करना है कि एडमिशन मिलने के लिए तो बहुत ही सिंपल टेस्ट होती है, जनरल नॉलेज के आधार पर होती है। एडवर्टाइजिंग, पीआर, मास कम्युनिकेशन के बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन उससे ज़्यादा अहम मैं ये समझता हूँ कि आपको इस फील्ड में न सिर्फ पैसे के लिए आना है, आपको इस फील्ड में कुछ करके दिखाने के लिए आना है। और ये करके दिखाना भी कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, पॉपुलर बनना है। करके दिखाने यानी सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बदलाव लाने हैं, मुझे कुछ ऐसी चीजें खोज निकालनी है, मुझे ऐसी कुछ चीजों पर काम करना है जो awareness. चीजें पहले किसी ने नहीं की, अगर की है तो थोड़ी की है, उससे मैं कुछ ज्यादा कर सकूं और सोसाइटी के सामने एक फिलॉसफी बनाकर रख सकूं ताकि उस पर लोग चले। तो इट वुड बी अ वेरी entirely changing scenario, changing career path as what I should call it. Yes. So आइडेंटिटी भी एनहांस होने का Yeah, बहुत yeah. बड़ा चांस है बहुत बड़ा चांस है, इसमें। बहुत बड़ा। और आपने जो मास कम्युनिकेशन के बारे में बताया, क्या मैं ये आपसे पूछ सकती हूँ कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ भी इसलिए है कि जर्नलिज्म भी मास कम्युनिकेशन है। जैसे कि मैंने मास कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि एक आदमी 100 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ, करोड़ लोगों के साथ एक किसी चीज से बोल सकता है, बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। न्यूज़पेपर भी वो करता है। अगर आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ देती है, पढ़ती हो, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आपके पास आता है तो वो 2 लाख लोगों के पास आता है। तो एट अ टाइम 2 लाख लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़ है वो पढ़ने को मिलती है। तो उसी हिसाब से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म एक है। लेकिन जर्नलिज्म इज अ वेरी वेरी ओल्ड प्रोफेशन। कितना ओल्ड है? तो अगर इंडिया के बारे में सोचूं तो अराउंड 1780 में बंगाल गैजेट करके एक न्यूज़पेपर निकला, हिकी ने निकाला था, हिकीज गैजेट बोलते थे उसे। तो वो आपने शायद आपको पता है। तो 1780 से लेकर आज तो 250 ईयर्स। 1881 में केसरी आया, जो हमारे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठा की बुनियाद है। हाँ, तो उसे आकर भी 150 ईयर्स, 160 साल हो गए। तो इसकी बहुत लीगेसी है। मास कम्युनिकेशन थियरी ये जनरली वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, कोल्ड वॉर में, रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर था, तब ये मास कम्युनिकेशन थियरी बढ़ने लगी, क्योंकि ऐसा होने लगा कि एक देश को दूसरे देश के साथ कुछ संपर्क करने की आवश्यकता पैदा हुई, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता पैदा हुई, एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता पैदा हुई, और इसी हिसाब से बहुत सारे ब्रांचेस निकाले, जैसे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन निकाला, कम्युनिकेशन थियरीज निकाली, जैसे कि रशियन कम्युनिकेशन थियरी है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी थियरी है, हमारे इंडिया की साधारणीकरण जी डॉक्टर यादव ने निकाली, ये थियरी है। ये सारी थियरी ये जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद और जब इंडिया को फ्रीडम मिला, बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए, अमेरिका रशिया महाशक्ति बनने लगी,
तब सबको ऐसा लगा कि ऐसी कुछ व्यवस्था चाहिए, ऐसा कुछ डिजाइन चाहिए जिस डिजाइन से एक अच्छा संवाद हो, एक अच्छी आदान प्रदान हो और बहुत ही साफ सुथरों के साथ हमारे संबंध जारी रखे। इसलिए जी। पब्लिक रिलेशन आया। अभी हाँ। आपको जानता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन में पब्लिक रिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मोर देन एडवर्टाइजिंग। तो वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिसे वो अपॉइंट करते हैं, जो प्रेसिडेंट जो चुनाव लड़ते हैं, तो वो लोगों के साथ मिलता है, उनकी क्या व्यूज है वो जानने की कोशिश करता है, उसी हिसाब से फिर ये अपना प्रोग्राम बदलते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत सारे फिल्म्स भी आ चुकी है हाँ और जी। आज भी जो बाइडेन और इसके जो अभी इलेक्शन आ रही है, तो यह बहुत कॉम्पिटिटिव मूड पे है और इसमें अहम बात है कम्युनिकेशन। और दैट्स व्हाई मास कम्युनिकेशन हैज गॉट अ डिफरेंट इम्पोर्टेंस देन जर्नलिज्म। बट आई थिंक एक ही चीज के दोनों पहलू है, ऐसा हम कह सकते हैं। कह सकते हैं। जी सर, आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग जब एडमिशन लेना चाहते हैं जर्नलिज्म के लिए, तो पेरेंट्स और बच्चे ये समझते हैं कि जर्नलिज्म यानी ओनली न्यूज़ एंकर और प्रिंट मीडिया। क्या इतना ही सिखाया जाता है जर्नलिज्म में? जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोगों को ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म यानी अपना नाम होगा, मेरे बायलाइन से न्यूज आएगी, मैंने निकाला हुआ फोटो आएगा, हाँ, रेडियो में मेरी आवाज आएगी, टेलीविजन में मैं दिखूंगा, किसी का इंटरव्यू लूंगा। ये इतना नहीं होता। ये सारे आउटपुट है, isn't it? यस। ये एग्जीबिशन है लोगों के सामने जो आया है। हाँ। लेकिन लोगों के सामने आने के लिए जो प्रक्रिया करनी पड़ती है वो पूरी जर्नलिज्म है। जैसे कि गैदरिंग न्यूज, यस। नॉट ओनली गैदरिंग न्यूज कि यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ न्यूज होने वाली है, ये भी सेंसेस बहुत अच्छे जर्नलिस्ट के पास होते हैं। जैसे कि हर्षद मेहता की केस हो गई थी, बहुत बड़ा स्कैम जी हुआ हाँ, था, उस स्कैम वक्त हुआ सीरियल था। भी आई है। हाँ। तो वो जर्नलिस्ट जी थे जिसने वो निकाला, हाँ। उससे वो जब हो रहा था उसी टाइम जब वो अपने बीट पे काम कर रहे थे, उसका इकोनॉमिकल बीट था, तो उसे पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है, कैसे कहते हैं। हाँ, बराबर। तो आपको जर्नलिस्ट को ये कुछ, यार ये कुछ ठीक नहीं था, तो उसने इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया और पता चला कि वो स्टेट बैंक के साथ वो कैसे उनकी मिली भगत हुई और कौन सी भी इलीगल चीज डायरेक्टली न करते हुए भी उन्होंने कैसे फंड्स अपने लिए लिए और उस पर उसने पैसे मिले। तो आपको जर्नलिस्ट को सिर्फ एंकरिंग और ये नहीं है, आपको न्यूज़ गैदर करनी है, आपको न्यूज़ फॉलो करनी है, आपको न्यूज़ फॉलो करते करते किन किन लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत है ये आपको ध्यान में लेना है। वो आपके साथ बात करे, वो कॉन्फिडेंस आपके उनके दिल में पैदा करना है, वो लिखना है, जो लिखना है वो सत्य लिखना है, ऑथेंटिक लिखना है, उसके लिए रिसर्च करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जर्नलिज्म इज क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम द इवेंट्स एंड मेकिंग द न्यूज विच वुड बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस। सर, और इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म और राइटिंग फॉर मीडिया, इसमें क्या फ़र्क है? फर्क क्या नहीं, वो डिफरेंट है। जैसे कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में हम बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म क्या है, अगर आप कौन सा भी न्यूज चैनल देखें तो न्यूज प्रोग्राम होता है, हाँ, आधे घंटे की न्यूज होती है, उस न्यूज में रिपोर्टर होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं बहुत जगह से, वो आधे घंटे का प्रोग्राम होता है। तो वो न्यूज, जैसे कि न्यूज कलेक्ट करना, न्यूज चॉइस करना, न्यूज का क्रम फिक्स करना और उसी हिसाब से न्यूज सादर करना। और उसके साथ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में डॉक्यूमेंट्रीज आती है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आते हैं, इंटरव्यूज आते हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में टॉक शोज आते हैं, पैनल डिस्कशंस आती है, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स में बातें होती है। अभी तो इलेक्शन, लोकसभा की इलेक्शन है, तो आप देखेंगे बहुत सारे चैनल में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, अपने व्यूज लोगों के सामने रखना और व्यूज से लोगों को एनकरेज करना कि आपको इससे कुछ सिलेक्ट करना है। हाँ। और ये आपको वेरी अनबायस से देना है, सिस्टम से। ऐसा नहीं कि मैं किसी, और वैसा होता ही है। जैसे कि हमने पेड न्यूज के बारे में बहुत बार सुना है और पेड न्यूज होता ही है। जैसे कि मैं अगर किसी पार्टी का हूँ तो उस पार्टी को ज्यादा फुटेज देना, उस पार्टी के पार्टिसिपेंट को ज्यादा टाइम देना, उससे ऐसे सवाल पूछना जाकि उनका प्रचार प्रसार हो, ये भी चीजें होती है।
of course, this is a part of that broadcast journalism. That's bad, but as far as the revenue concerned, there are no other choice. वो करते भी है. मुद्दा ये है कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स हैपनिंग अराउंड यू एंड ब्रिंगिंग इट आउट इन ऑडियो विजुअल वे, इन अट्रैक्टिव वे. जैसे कि छोटे छोटे आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकती हो, छोटी छोटी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज टेलीविजन पे बहुत अच्छी लगती है, न्यूज़पेपर में भी अच्छी लगती है, लेकिन ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज जो आप देखती है कभी कभी, तो वो टेलीविजन में अच्छी लगती है क्योंकि आप डायरेक्टली वो शूट कर सकते हो, उनके साथ बात कर सकती है, उनके आंखों में देखकर बात कर सकती हो, उनकी चीज़ें, उनका लव, उनका पैशन, वो पूरा आप स्क्रीन पे दिखा सकती हो. तो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में बहुत सारी चैलेंजेस है और बहुत सारी उपलब्धियां हैं जहाँ से ऑडियंस जस्ट स्टन होकर देख सके. तो आपकी रियलिटी को बहुत ही अच्छे डिश में अच्छे रेसिपी के साथ पेश करना, ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की चीज है. जैसे कि आपने राइटिंग फॉर विजुअल्स पूछा ना सवाल. राइटिंग फॉर मीडिया. राइटिंग फॉर मीडिया. हाँ, राइटिंग फॉर मीडिया ने आपका सवाल पर्टिकुलरली है टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया के बारे में राइटिंग. हाँ. टेलीविजन के बारे में जो राइटिंग है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाती हो, तो डॉक्यूमेंट्री बनाने के टाइम आपको पहले रिसर्च करना पड़ता है. हाँ, समझो कि आप सिंहगढ़ पे डॉक्यूमेंट्री बना रही हो. हाँ, और सिंहगढ़ पे डॉक्यूमेंट्री इसलिए बना रही हो, नॉट जनरली अ हिस्टोरिक प्लेस. यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन सिंहगढ़ because Siaghad has come into the news. Yes. Because there are some people going there, पर्यटक जाते हैं वहाँ, उनकी असुविधाएं हो रही है, कुछ तरह के वहाँ के जो शॉप्स है वो शॉप्स हटा दिए गए थे कॉरपोरेशन की तरफ से, फिर उन्हें नई जगह दी गई. तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्री बनानी है, जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के फ्रेम में आती है, वो नेसेसरली न्यूज से कनेक्टेड होनी चाहिए. ऐसे कि जैसे कि हम जनरल डॉक्यूमेंट्रीज हिस्ट्री और डिस्कवरी चैनल के लिए बनाते हैं, वो तो हम एंटायरली वो सब्जेक्ट पर ध्यान रखते हुए बनाते हैं. लेकिन यहाँ की जो डॉक्यूमेंट्री होती है वो न्यूज़ पर बेस है. तो आपको उसके लिए जो लिखना है, तो पहले आपको रिसर्च करना है कि हम ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बना रहे हैं. तो आपको उसका पहला जो प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है, वो इस तरह से लिख के देना चाहिए कि लोगों को पता चले कि मैं अभी जो देखने वाला हूँ वो क्यों देख रहा हूँ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका आज के दिन का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फ्यूचर क्या है. तो आपको एक रिसर्चर करके लिखना है. नंबर एक. राइटिंग फॉर मीडिया, फॉर रेडियो और टेलीविजन, आई ऑलवेज टेल राइट मिनिमम वर्ड्स फॉर विजुअल, बिकॉज विजुअल जो बताते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है ना. जैसे कि कितना अहम पहाड़ है ये सिंहगढ़, अरे अहम दिखाई दे रहा है ना, आप दिखा रहे हैं उससे. हाँ. तो आपको बताना है वो दूसरी बात बताओ जो दिखाई नहीं दे रही. तो जो दिखाई नहीं दे रही और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखना है. रेडियो में तो कोई दिखाई नहीं देता, तो आपको ऐसा दिखाना है कि सिंहगढ़ खुद बोल रहा है और उसकी पर्सनालिटी आपके वर्ड से आनी चाहिए, आपके वर्ड्स के अरेंजमेंट से आने चाहिए. तो इसमें कोई पोएट्री होगी, थोड़ा सा ह्यूमर होगा, जो भी हो, आपको लोगों को ये दिखाना है, अरे ये तो मैं सिंहगढ़ देख रहा हूँ. एक्सप्रेस होनी चाहिए. या सो ये फुल ऑफ एक्सप्रेशन का राइटिंग है. हाँ. बहुत ही चैलेंजिंग है. जैसे कि अगर आप बनाती है 2 मिनट की, 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, लोग बोलते हैं हाँ मैं तो 10 मिनट में करूंगा. नहीं होता. जैसे कि अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब सुबह से काम कर रही हो या, क्योंकि आपको एक अच्छा शॉट सिलेक्ट करना है, आपको अच्छा कंपोज करना है, आपको ठीक तरह का इल्यूमिनेशन चाहिए, आपको एक टोटल कंपोजिशन ऐसा दिखाना चाहिए कि दो इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट के साथ जाता है. ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, वैसे उसमें होती है. तो इट्स वेरी चैलेंजिंग. एंड अगर आप प्रैक्टिस करें और आपके पास हार्ट हो और थोड़ा सा आर्ट हो, साथ में चले तो जर्नलिज्म में जिंदगी बन जाए. This is possible. यस सर. और सर आपने जो बहुत राइट बात कही कि अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ का, हर किसी का देखने का नज़रिया अलग होता है. और यही मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म हमें सिखाता है. या है. तो सर अगला सवाल मेरा ये होगा कि कॉलेजेस में जब प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं इसके लिए, तो स्टूडियोज़ और जो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स है वो उपलब्ध किए जाते हैं?
तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एक ऐसा विद्यापीठ है और ये यहाँ का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है, आई क्लेम विथ 100% कि पूरे भारत में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जर्नलिज्म का जिसके पास इतना बड़ा स्टूडियो हो हाँ खुद का। जैसे कि बहुत बड़े कॉलेज जैसे कि सिम्बायोसिस वगैरह तो हम जानते हैं वहाँ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर नॉट हैविंग दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, हाँ, यहाँ के बाद आप अगर आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म सीख रही हो तो यू वांट टू गो टू सम चैनल्स, यू वांट टू गो टू सम फेमस चैनल, वेरी रिनाउंड चैनल्स इन मुंबई, दिल्ली, मेट्रो सिटी में ही चैनल होती है। वहाँ उनके स्टूडियो बहुत बड़े होते हैं, उनका प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है। ये पूरी सुविधा हमने यहाँ दी है, इसीलिए अगर आप यहाँ काम करें और वहाँ जाए तो आपको कोई चेंज नहीं नजर आएगा। और ये मैं क्या सीखूँ, यहाँ तो कुछ अलग है, ऐसा नहीं होगा। ये वेरी स्मूथ ट्रांजिशन होगा। जो मैंने देखा है वही देखने को मुझे मिलेगा। तो मेरा प्रैक्टिस प्रोफेशनल इक्विपमेंट पे ही हुआ है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट पे ही हुआ है, प्रोफेशनल प्रोसेसेस फॉलो जहाँ होते हैं वही मेरे प्रैक्टिस हुआ है। तो ये बहुत इजी जाता है और उन लोगों को भी इजी जाता है जब आप वो कह रहे हैं इसे तो सब आता है। क्योंकि वो तो ये नया स्टूडेंट है क्या करे भला, लेकिन आप अगर ठीक तरह से सीख कर जाते और उन्हें बताते हैं कि बनाकर दिखाती हो तो दे आर हैप्पी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का देना कि जो इंडस्ट्री में है वैसा, नंबर 1। दूसरा जो है जो मैं हमेशा ट्रेस करता हूँ वो डिसिप्लिन। हाँ, अभी तो क्या कॉलेज का स्टूडियो है, मेरा 10 मिनट का प्रोग्राम बना है, मैं 4 घंटे स्टूडियो लेती हूँ। दैट इज नॉट इकोनॉमिकल। आपको इतनी पूरी तैयारी करनी है, आपको सेट विजुलाइज करना है, आपके सेट के जो थिंग्स है वो इस तरह से रेडी रखते हैं कि 30 मिनट्स में आप अपना सेट इरेक्ट कर सके, अगले 30 मिनट्स में आप अपना सेटअप कर सके और 1 घंटे में यू आर रेडी टू डू रिकॉर्डिंग। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैन आवर तो इम्पोर्टेंट है ही, स्टूडियो आवर्स भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप 8 घंटे में सिर्फ 1 प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम बनाती है तो पर प्रोग्राम कॉस्ट क्या जाएगी, ज्यादा ही जाएगी। तो दैट सो यू तो स्टूडेंट ने ये सीखना चाहिए कि मैं कम से कम काम में काम करूं। जैसे कि थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट्स के बारे में ही बताओ, लेकिन थोड़ी दूसरी स्टोरी बताता हूँ कि जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं हम। अभी तो क्या आप चिप पे रिकॉर्ड करते हैं, आपको ज़्यादा कैसेट विसेट की जरूरत नहीं है। अगर 15 मिनट की आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो रूल ये बताता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का रिकॉर्डिंग करें, 4 टाइम्स मोर। देखिए हम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बहुत सारे करते रिकॉर्ड, क्योंकि आपको बोलता है ये फ्री है तो ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ। इससे होता क्या है कि आपने ठीक तरह से सोचकर ये प्रोडक्शन नहीं किया, आपका पेपर वर्क वीक है। आपका पेपर वर्क अच्छा है तो आपको ये लगना चाहिए जो शॉट मैंने लिया है वो करेक्ट है, लेकिन आपको पता ही नहीं ये करेक्ट है, तो फिर और एक शॉट लेती है, और तो ये टाइम बढ़ता है, वो टाइम एडिटिंग में पड़ता है। ये फिर ये लूँ ये अच्छा है तो पूरा बढ़ता है। तो आपको प्रिसीजन रखना है तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करना है और ये सारे यहाँ सिखाया जाता है। जी हाँ, तो कॉलेजेस में ये सारे सिखाने से बच्चों को प्रोफेशनली exactly, and that practical is most important. So they learn time planning, they yeah, learn yeah, how to you are execute right. the plan, and they Yes. learn how to use the equipment. yes. तो ये सब चीजें, और सभी टीचर्स इसमें बहुत कोऑपरेट करते हैं तभी बच्चे ये ट्रेन हो पाते हैं। Exactly. So this is the part of mass communication journalism, very important subject जो कवर किया जाता है। तो आगे मैं ये पूछना चाहूंगी कि रोज टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, बच्चों को एक डिग्री लेने के लिए 3 साल 5 साल लग जाते हैं, तो फिर उन्हें अपडेटेड रखने के लिए कॉलेजेस में क्या किया जाना चाहिए? टेक्नोलॉजी तो बदल रही है, इस पर कोई देयर इज नो सेकंड ओपिनियन, बदल रही है। जैसे कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपके पास मोबाइल है, हर टाइम नया 16, 17, 18 उसमें कुछ फीचर्स ऐड होते हैं। टेक्नोलॉजी बदल नहीं, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है।
अपग्रेड। टेक्नोलॉजी वही है, यस, बात करने का प्रिंसिपल, साइंटिफिक सही। उस पर फंक्शनिंग सेम है, लेकिन उसके अपडेटिंग होता है, उससे फैसिलिटीज बढ़ती है। तो हमें ये सिखाना है कि अगर आप इस कैमरे को यूज करें, सोनी के नया आया कैमरे को, तो आपको पूरे इस तरह का झूम मिलेगा, पूरे कम से कम लाइट में आप शूट कर सकते हैं, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपको ये सीखना है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी में बदलाव आते हैं, वो बदलाव मेरे प्रोडक्शन के लिए, मेरा टाइम सेव करने में, मेरी कॉस्ट सेव करने में, मेरा एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा बढ़ाने में किस तरह से मदद करती है। और आपको नज़र रखनी है, जैसे कि सोशल मीडिया में आए, अभी तो रील आते हैं, हाँ, तो 2-3 साल पहले रील नहीं था, नहीं क्या? दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट। क्या है रील? रील एक छोटा कंपोनेंट है, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, और वो इंड्यूस एन इंटरेस्ट यस, प्रोडक्ट के बारे में, व्यक्ति के बारे में, ऐसी चीज होती है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, अभी 10 मिनट 15 मिनट कौन देखेगा? शॉर्ट टाइम में अगर आप सब्जेक्ट अट्रैक्टिवली दिखा सकते हैं, वो जो रील से हो सकता है। तो रील बनाना को डिफिकल्ट बात नहीं, लेकिन अच्छा रील बनाना बहुत डिफिकल्ट बात है। कंटेंट। या तो इस तरह से आपको टेक्नोलॉजी अपडेट होती है। तो टेक्नोलॉजी के अपडेट होने की, टेक्नोलॉजी के मुझे क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं एज ए स्टूडेंट, ये आपको लर्न करना है। और ये लर्न करने के बाद उससे ज़्यादा उससे फायदे उठाकर आपका प्रोडक्शन अच्छा करना है। दिस इज व्हाट अ न्यू टेक्नोलॉजी और चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इज फॉर अस एंड फॉर द इंडस्ट्री। और इन्हें अपग्रेडेड रहने के लिए बच्चों को तो कॉलेजेस में मीडिया एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं अदर देन सिलेबस टू इंट्रोड्यूस द हाँ, बुलाए जाते हैं। जैसे हमारे फोटोग्राफी कोर्सेज जो है, उसमें हम जो एक्चुअल प्रोफेशनल करके काम करते हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन अ प्रोफेसर एंड ए प्रोफेशनल। यस, प्रोफेसर थियरी सिखा सकते हैं, प्रोफेसर आपको रेफरेंसेस बता सकते हैं, प्रोफेसर आपको सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, प्रोफेसर आपको टर्नओवर, बिजनेस के बारे में जो जो चीज़ें उपलब्ध है वो बता सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लोग आपको यहाँ कौन सी डिफिकल्टी आती है वो बता सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि सबको सब अच्छा दिखाई देता है, क्या डिफिकल्टी आने के बाद क्या करना है, क्राइसिस पीरियड में क्या करना है, ये प्रोफेशनल सिखाते हैं, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा है, उसे उन्होंने फेस किया हुआ होता है। जी हाँ, और इसका फायदा स्टूडेंट जब फील्ड में जाता है तब होता तब है। उनको सो ज्यादा होता से ज्यादा प्रोफेशनल आए तो एक्चुअल फील्ड में क्या क्या करना है और किस तरह से आगे जाना है, ये तो वो स्टूडेंट कॉलेज को में ही स्टूडेंट्स हाँ को सीखने के सीखने को लिए मिलता है। है। सही तो बात। सर इस फील्ड में डिग्रीज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं? हमारे यूनिवर्सिटी में हम बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, then we have sound technology, sound के studio, I think you have seen our sound studio. I have been तो there. BSc in sound technology, BA in music technology, डिप्लोमाज भी है, इस तरह के कोर्सेस है। एडवर्टाइजिंग एंड PR, उसके मास्टर्स डिग्री कोर्सेस हमारे यहाँ है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जो मास कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है, अंग है। फिर भी इसकी डिमांड बहुत है, उसका टर्नओवर बहुत है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो ये हमने एक सेपरेट सब्जेक्ट करके रखा है। फोटोग्राफी जैसा सब्जेक्ट है वो हमने, हमारे यहाँ डिप्लोमा चलता है। हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया का चलता है, VFX का चलता है, एनिमेशन का चलता है, क्योंकि ये सारे मास कम्युनिकेशन के हिस्से है और टेक्नोलॉजी के साथ वे जुड़े हुए हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ सिखाए जाते हैं। हाँ सर, और मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अगर आपको BA को आना है तो आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के बाद ही अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने को मिलता है। फ्रॉम एनी स्ट्रीम, फ्रॉम एनी बोर्ड और समथिंग लाइक दैट। आपको मास्टर्स करनी है तो आपको बैचलर डिग्री होने की जरूरत है। लेकिन आपको बैचलर डिग्री के साथ अगर आपका मास कम्युनिकेशन का कुछ डिप्लोमा है, आपकी बैचलर डिग्री आर्ट्स या किसकी है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम मास्टर्स के जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ले आपका कंसिडर कर सकते हैं। तो ताकि क्या कि आपको कम से कम उस सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज होने की जरूरत है। और बैचलर्स के लिए 12th तो
हर जगह कंपलसरी है, वो कंपलसरी यही है कंपलसरी। और एंट्रेंस भी लिया जाता है हाँ, एंट्रेंस मास लिया कम्युनिकेशन। जाता है और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ हाँ अगर आप दिलो जान से उसको आना चाहते हो ना, हाँ हाँ तो आपको एंट्रेंस बहुत इजी जाता है, हाँ क्योंकि आपको जो आता है वही पूछा जाता है हाँ। बहुत सारे, क्योंकि पर वो फील्ड के बारे में होता है। पर एंटर फील्ड के बारे में था, हाँ वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि जब एंट्रेंस देते हैं तो उन्हें नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर्स का, उन्हें नॉलेज होना हाँ, चाहिए थोड़ा मीडिया का। थोड़ा तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आपने प्राइम मिनिस्टर कौन है, हाँ हाँ आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है, हाँ हाँ हाँ, अपोजिशन लीडर कौन है, हाँ हाँ, ओएनजीसी क्या है, हम्म। रिजर्व बैंक इंडिया का क्या फंक्शन है, ये बेसिक चीजें तो आपको आनी ही आनी है। आनी ये तो चाहिए। यहाँ सिखाते नहीं, कि तो बहुत सारी चीजें तो। एंट्रेंस के लिए उन्हें ये प्रिपेयर करके आना हाँ, थोड़ा चाहिए। सा प्रिपेयर करके आना आना बहुत चाहिए। बहुत जरूरी। यस। अगला क्वेश्चन होगा कि मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट की एक बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट और स्टूडेंट होने के बाद की क्या क्वालिटी, उसमें चेंजेस क्या आने चाहिए वो भी बताऊंगा। हम्म जैसे आप स्टूडेंट करके आती हो, हम्म तो मुझे आप क्लास में तो आपको रेगुलर आना है, हम्म क्योंकि एक बार ब्रेक हुआ ना तो आप भी नहीं सीख सकती, और मेरे लिए बहुत तकलीफ होती है आपको फिर सिखाना, आप 4 दिन अगर नहीं आई हो तो बेस्ट क्वालिटी है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। इन लर्निंग। यस। दूसरे, आप सवाल पूछो, तंग करो अपने प्रोफेसर को, क्यूरियोसिटी चाहिए। हाँ, तंग करो। हम्म, और आपके सवाल ऐसे होने चाहिए कि वो मुझे कंपलसरी मुझे किताब देखने के लिए मजबूर करे। जी। ऐसा नहीं कि मैं मेरे नॉलेज पे आंसर दूं, तो वो सवाल ज्यादा डीप नहीं होते। हाँ आप अगर ज्यादा डीप सवाल होगा तो मुझे, अरे यार ये मुझे भी पता नहीं, जी। ऐसा जब मुझे होगा ना तो यू आर ए गुड स्टूडेंट। और यस। उसी हिसाब से अगर आप पूरे साल 2 साल काम करती हो, अपने ट्यूटोरियल्स लिखती हो, अपने एक्सरसाइज देती हो, एग्जाम देती हो, तो यू विल बी अ रिजल्ट सक्सेस। रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव ही है। यस। और जब आप पूरा करती हो तो आप एक कंप्लीट पर्सन बनकर बाहर जाने वाली हो। ये कंप्लीटनेस जो आपको लाना है ना, उस कंप्लीटनेस के तरफ आपको बहुत मेटाक्युलसली देखना है कि मैं किस तरह के पर्सन बनकर जाऊं। मुझ में सिंसियरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, कंटेम्प्ररी नॉलेज लेने की क्यूरियोसिटी चाहिए, और लेते हुए अगर प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम फेस करने की कैपेसिटी चाहिए। ये पूरा डिजाइन ड्रॉ करो, एनिमेट करो, और इस तरह से मैं जाऊंगी तो आप अगर कुछ होता है ना आपके लाइफ में, कुछ इवेंट होता है, तो अगर आप अच्छे विजुअलाइजर है तो आपने ये पहले ही देखा हुआ होता है, जी हाँ। पहले एक्सपीरियंस किया होता है, तो उसके आंसर भी, उसका सॉल्यूशन भी आपके पास होता है। विजन होना या चाहिए। विजन सो होना दैट हेल्प्स यू, दैट चाहिए। हेल्प्स यस यू। यस। सो या क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी, या विजन और या सिंसियरिटी यही स्टूडेंट को एक अच्छा या प्रोफेशनल इंसान बना सकती है। 100%। और आगे का मेरा सवाल है सर कि आप जाते जाते बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम्म, जैसे कि बताया कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हम्म, क्रिएटिव हो तो बहुत अच्छा है, क्रिएटिव नहीं भी हो, रिसर्च में अगर आपको इंटरेस्ट है तो रिसर्चर के लिए भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि रिसर्चर बहुत चाहते हैं मेरी कौन सी भी स्टोरी के लिए रिसर्चर चाहिए। अगर मुझे फिल्म बनानी हो, मुझे कुछ पीआर कैंपेन करना है, मुझे एड कॉपी करनी है, मुझे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ प्रोजेक्ट बना के देना है, तो मुझे रिसर्च चाहिए। तो अच्छा रिसर्चर क्रिएटिव आदमी हो। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बार बार बताया, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। यस। अगर आपको आदमी के लिए प्यार है तो 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 ये ही एक आप काम कर प्लेटफॉर्म है, सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप अवेयर है और आपको इंसान के लिए प्यार है या तो आप ये प्लेटफॉर्म से कई लोगों तक पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली आपका एम्पैथी चाहिए यार। यार ये कैसा हो रहा है, जैसे कि कुछ गरीब देखा तो यार क्या चीज, क्या हुआ होगा उसके साथ, तो ये बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। दैट कंट्रीब्यूशन यू कैन गिव by doing journalism courses or this type of courses. तो ये मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म Yes, इज द yes, बिगेस्ट yes, yes, प्रोफेशन फॉर दिस टू इन्फ्लुएंस yeah, पीपल yeah. एंड टू हेल्प पीपल एंड मेक अवेयर पीपल। Yes, राइट। yes. आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर आपके साथ। आपको कैसा लगा आज अरे भारत बहुत गुरु अच्छा। चैनल पर और आकर? मुझे एक मौका मिला कि स्टूडेंट के दिमाग में जो सवाल होते हैं वही आपने पूछे शायद। जी। तो आपको इस, जब ये प्रोग्राम आप टेलीकास्ट करोगे या लोड करोगे, तब जब कुछ सवाल आएंगे तो उसके बारे में भी हम जवाब उन्हें आप दे जवाब देंगे। देंगे तो कमेंट सेक्शन में अगर दर्शकों आप आपके सवाल देते हैं तो आपके जवाब ज़रूर, हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। इस फील्ड के बारे में, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म,
होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये पॉडकास्ट आज का आपको अच्छा लगा होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। जुड़े रहिए भारत गुरुज चैनल के साथ। धन्यवाद।